नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मैथडोलॉजी दोनों को मिलाकर बनाया हुआ है। और ये हमारा जो यूनिट है वो 2 यूनिट चल रहा है, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में यूनिट 2 होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले दोस्तों आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च आते हैं ना, तो उनमें स्टेप्स ऑफ रिसर्च की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ओके। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ओके। तो यहाँ पर जो रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उनमें मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, प्रॉब्लम के बारे में बताया था, यानी कि उसके बारे में मैंने बताया था पी। ओके, आपको पी याद रखना है, प्रॉब्लम से पी। उसके बाद प्रॉब्लम जब सिलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करना होता है, यानी कि जो संबंधित साहित्य होता है उनका क्या करना होता है, समीक्षा करनी होती है। जो भी आपका टाइटल बनता है उस टाइटल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके रिलेटेड जो भी संदर्भ साहित्य होंगे, जो भी संबंधित साहित्य होंगे, उनको आपको पढ़ना होगा, उनकी समीक्षा करनी होगी और उसके आधार पर आपको आगे अपना टाइटल अच्छे से बनाना होगा। ओके, तो देखिए, प्रॉब्लम जब आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम। ऑब्जेक्टिव के आधार पर क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं हाइपोथेसिस सबको, यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में 2 प्रोसेस होगी, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की होगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की होगी। ओके, और ये जो हमारा होगा चौथे पॉइंट पर होगा हाइपोथेसिस बनाना। अब देखिए, हाइपोथेसिस बना दी, तो हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, तो रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन। अब रिसर्च डिज़ाइन में देखिए, उनकी जो डिज़ाइन बनेगी, जो भी आप प्रतिदर्श जो ये सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग के आधार पर जो डाटा कलेक्ट करने जाएंगे, तो उसके पहले आप प्री प्लानिंग बना देंगे कि मैं यहाँ से इतने लोगों का चुनूँगा और फिर इनमें से मैं ये टूल्स वगैरह जो उपकरण आते हैं ना डाटा कलेक्ट करने के लिए, उन टूल्स का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये सारी बातें हमारी रिसर्च डिज़ाइन में आ जाएगी। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, हाइपोथेसिस के बारे में भी आपको अच्छे से समझा दिया, डिप्थ में पढ़ाया है आपको। फिर प्रॉब्लम सिलेक्ट किस तरीके से की जाती है उसके बारे में भी आपको डिप्थ में पढ़ाया है। रिसर्च डिज़ाइन के बारे में तो बहुत ही डिप्थ में आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, उसके बाद अब हम देख रहे हैं सैम्पलिंग के बारे में। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सैम्पलिंग के बारे में बता रही हूँ, जो हमारे रिसर्च का एक स्टेप है। ओके, तो देखिए, सैम्पलिंग किस तरीके से किया जाता है, सैम्पलिंग के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, उसके बारे में हमने आगे बहुत सारी जानकारी ले ली है। और इसके भी ये जो हमारे सैम्पलिंग होता है उसके भी यहाँ पर टाइप्स चल रहे हैं। ओके, तो देखिए, सैम्पलिंग के 2 टाइप्स हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है उसमें क्या होती है, रैंडम विधियों का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, रैंडम विधियों का यूज़ किया जाता है। अब रैंडम विधि क्या होती है कि जहाँ पर सबके चुने जाने की संभावना कैसी होती है, बराबर बराबर होती है। ओके, तो ये हमारे रैंडम विधि का एक विशेषता है। और रैंडम विधियों के बारे में भी मैंने आपको आगे की वीडियो में बताया हुआ, तो आप प्लीज़ आगे की वीडियो एक बार देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें रैंडम विधियों का यूज़ होता है। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों का चयन करता है। जिन लोगों पर उसे रिसर्च करना होता है उन लोगों का चयन किस तरीके से करता है, तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सबके चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है। ओके, चलिए,
अब देखिए दोस्तों, अब इसमें भी हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में। तो देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में भी काफ़ी बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में भी आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं कि यहाँ से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स है, या तो फिर आपको ये पूछा जाए कि इनमें से कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स हैं। तो ये टाइप्स आपको याद रखने होंगे, यानी कि आपको अगर देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स याद रह गए तो नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप्स अगर आपको एक समय याद भी नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक के तो जो भी टाइप्स होते हैं वो आपको याद रखने होंगे, या तो फिर प्रोबेबिलिटी की याद रखिए या तो फिर नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे हैं, प्रोबेबिलिटी के ओनली 4 है। ओके, तो 4 हमें याद रह जाएंगे। अभी देखिए उसमें हमने देखा था साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, जिसे हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने देखा था स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन के बारे में, स्ट्रेटेजी रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। ओके, तो ये जो स्ट्रेटेजिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है उसके बारे में बताया। उसके बाद हमने आज देखना है क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन, यानी कि एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में। देखिए दोस्तों, क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन को इंग्लिश में बोला जाता है एरिया। क्षेत्रों को एरिया बोला जाएगा और गुच्छ को बोला जाएगा क्लस्टर। ओके, तो एरिया या तो फिर क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में आज हमें पढ़ना है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर बता रहा है कि जब पूरे की पूरी जनसंख्या में से किसी समूह का चयन करते हैं तो उसे क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन कहा जाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी क्षेत्र हम पसंद करते हैं, मान लीजिए ये मैंने गुजरात लिया है। ओके, तो ये जो गुजरात हमारा क्षेत्र है, मैं गुजरात के टीचर्स पर अगर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ तो ये जो गुजरात जो पूरा गुजरात है वो हमारा पूरी पॉपुलेशन हो गई, हमारी क्या हो गई पूरी पॉपुलेशन का मतलब है पूरी जनसंख्या। ओके, यानी कि हमारी जो टोटल जनसंख्या बनती है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगी इस विधि में, तो इसमें से मैं किसी समूह का चयन करूँगी, यानी कि मैं यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में से कुछ समूह को चुन लूँगी। ओके, मान लीजिए ये गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में से भी मैं क्या करूँगी कुछ समूह में जो लोग होंगे उस समूह को मैं चुन लूँगी। इस तरीके से समूहों में मैं यहाँ से क्या करूँगी चयन करूँगी, तो उसी को हम कहते हैं क्षेत्र या गुच्छन प्रतिदर्शन, यानी कि जिसे हम एरिया या क्लस्टर हम कहते हैं। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझाती हूँ। पर्वतीय या बिखरी हुई जनसंख्या पर रिसर्च किया जाता है, तब क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन का सहारा लिया जाता है। देखिए पर्वतीय जनसंख्या पर जब रिसर्च करना होता है या फिर बिखरी हुई जनसंख्या, जो मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए ये है हमारा एक पर्वतीय विस्तार, क्या है ये हमारा एक पर्वतीय विस्तार। अब देखिए इस पर्वतीय विस्तार में क्या होगी, जगह कम होगी। ओके, जगह समतल जगह जो होती है ना रहने लायक जगह, तो वो क्या होगी कम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग यहाँ पर रहते होंगे, तो कुछ लोग यहाँ पर रहते होंगे, तो कुछ लोग यहाँ पर रहते होंगे, 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 कुछ लोग यहाँ पर। तो इस तरीके से वो लोग कैसे बिखरे हुए रहते होंगे, यानी कि तो थोड़े समूह में रहते होंगे। मान लीजिए यहाँ पर 5-6 घर यहाँ पर होंगे, तो 5-6 घर यहाँ पर होंगे, 6-7 घर यहाँ पर होंगे, है ना। इस तरीके से छोटे बिखरे हुए वो लोग रहते हैं। आपने देखा होगा पर्वतीय विस्तार, आपने देखा होगा तब आपको पता होगा कि वो लोग क्या, जमीन समतल जो भूमि होती है ना वो कम होती है, उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं जहाँ पर थोड़ी सी समतल जगह दिखती है वहाँ पर वो लोग रहने लगते हैं। ओके, तो इस तरह के पर्वतीय जो प्रदेश होता है वहाँ पर लोग कैसे छोटे बिखरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर बिखरी हुई जो जनसंख्या होती है, जो पर्वतीय प्रदेश होता है जहाँ पर विस्तार काफ़ी होता है, जनसंख्या जो होती है वो काफ़ी विस्तार में फैली हुई होती है। ओके, देखिए यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश होगा तो यहाँ पर इस तरीके से पर्वत होंगे, तो सभी यहाँ पर विस्तार बड़ा है, ये जो पूरा विस्तार है ना वो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या कैसी बिखरी हुई रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इन पर जो रिसर्च करते हैं उसी को हम क्षेत्र या गुच्छ कहते हैं।
यहाँ पर क्या कहते हैं, क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श कहते हैं। ओके, यानी कि गुच्छ को कहेंगे क्लस्टर सैंपल। ओके, और क्षेत्र को कहेंगे एरिया। तो इसे ही हम इस तरीके से समझा जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे। जब इकाइयाँ काफ़ी बड़े होते हैं तो उन इकाइयों में से उन कुछ इकाइयों का, और यदि ज़रूरत महसूस की गई तो इन चुने गए इकाइयों में से भी कुछ इकाइयों का यादृच्छिक ढंग से चयन करके प्रतिदर्शन किया जाता है। इसका प्रयोग सर्वे में सर्वाधिक होता है। यह इकाइयों या सेटों या उपसेटों का क्रमिक यादृच्छिक प्रतिदर्शन होता है। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते दोस्तों। तो मान लीजिए ये हमारा एक क्षेत्र है, ये हमारा रिसर्च का एक क्षेत्र है। क्या है? रिसर्च का हमारा एक क्षेत्र है। ओके, तो रिसर्च का हमारा एक क्षेत्र है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ लोगों को, कुछ समूहों को, लोगों को नहीं, समूह में लूँगी। ओके, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से बिखरे बिखरे हुए समूह रहते हैं, तो यहाँ से मैं एक समूह को ले लूँगी। मान लीजिए मुझे ये समूह लेना याद है, ये पूरे विस्तार में से मैं क्या करूँगी, रैंडमली तरीके से लोगों समूहों को चुनूँगी। तो मैं एक समूह यहाँ से लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लॉटरी पद्धति से, जो लॉटरी विधि है हमारी, रैंडमली जो विधि है लॉटरी की, तो लॉटरी विधि से मैं यहाँ से कुछ एक समूह को चुन लेती हूँ। ओके, फिर क्या करती हूँ, मैं यहाँ से कुछ लॉटरी, यहाँ पर मैंने ऊपर लॉटरी लिया ना पहली बार, तो सभी बार मैं क्या करूँगी, लॉटरी विधि से ही सबको चुनूँगी। तो यहाँ पर दूसरा समूह ले लेती हूँ, फिर मैं यहाँ से तीसरा समूह लॉटरी से ले लेती हूँ। इस तरीके से मैं क्या करूँगी, यादृच्छिक रूप से यहाँ से मैं समूह का चयन कर लूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने समूह का चयन तो मैंने कर लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर संख्या कम है तो कोई बात नहीं, तो इन तीनों पर हम रिसर्च कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर संख्या ज़्यादा है। क्या है? यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्या कम है, और यहाँ पर मिडल है। तो मुझे यहाँ पर जब ज़्यादा संख्या होगी तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से भी मैं कुछ लोगों को चुनूँगी, यानी कि ये जो समूह है इनमें से भी कुछ लोगों का मैं क्या करूँगी, चयन करूँगी। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं पासा विधि का यूज़ करके मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 50, यहाँ पर मैं 100 लोगों को ले लेती हूँ। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मैंने पासा यूज़ किया, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, पासा यूज़ करूँगी, और फिर 100 लोगों को ले लूँगी। यहाँ से भी मैं क्या करूँगी, पासा विधि से क्या करूँगी, 100 लोगों को ले लूँगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने जो क्षेत्र था पूरा क्षेत्र, उनमें से मैंने समूहों को लिया। ओके, क्या किया, मैंने समूहों को लिया, और उसके बाद उस समूहों में से भी मैंने क्या किया, लोगों को बराबर बराबर ले लिया। ओके, तो इस तरीके से भी आप इस जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, इस तरीके से आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी अंगूर खाए होंगे, तो आपको पता होगा जब आप बाज़ार जाते हो तो आप अंगूर वाले की दुकान पर, मान लीजिए ये अंगूर वाले की दुकान है, यहाँ पर ये अंगूर वाले की दुकान मैंने बना ली। अब देखिए यहाँ पर अंगूर पड़े हैं इस तरीके से। ओके, तो ये जो अंगूर हमारे होते हैं वो अंगूर क्या बिखरे बिखरे हुए होंगे या फिर इस तरीके से गुच्छे में होंगे, ज़रा सा बता दीजिए। तो आप बोलेंगे कि नहीं मैम, अलग अलग बिखरे बिखरे हुए नहीं होंगे, अंगूर होंगे तो वो गुच्छे में होंगे, है ना। तो ये हमारे अंगूर जो पड़े हैं वो क्या है, गुच्छे में है। तो जब हमने अंगूर को उसके जो भी जहाँ से हम लाए, मान लीजिए ये उसका अंगूर की जो लता होती है, वहाँ से हमने जब अंगूर को निकाला तो हमने क्या किया, गुच्छे में लिया, है ना। अंगूर को क्या किया, गुच्छे में लिया। मान लीजिए आप ही बाज़ार से लाते हो तो पूरा गुच्छा ही लाते हो, है ना। तो यहाँ से हमने बाज़ार से जो अंगूर लाए वो गुच्छे में लाए। अब क्या किया, ये हमने किया, यहाँ से गुच्छे में लाकर हमने क्या किया, तो यहाँ जिस तरीके से हमने चुनाव किया था, इस तरीके से हमने इसे अंगूर को गुच्छे में लाने का चुनाव किया। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं ये अंगूर को घर पर लाई, घर पे लाऊंगी तो क्या गुच्छा, पूरे का पूरा गुच्छा मुँह में डालूंगी, नहीं ना। तो आप बोलोगे मैम 1 2 या फिर 3 लेकर आप खाएंगी, है ना। तो यहाँ पर मैंने
क्या किया, यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा ले लिया अंगूर और फिर मैंने ये अंगूर खाया है ना। तो बस यही सेम सिचुएशन यहाँ पर बनती है। तो सबसे पहले जो भी क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में से समूहों का चयन किया जाता है। अब देखिए समूह में ज़्यादा संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, तो उस समूह में से भी छोटा सा समूह पसंद करते हैं, यानी कि कुछ लोगों का चयन करते हैं और फिर उन पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही है कि आपको समूह में क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमने पहले समूह में चयन कर लिया, अब समूह बड़ा था तो हमने उसे उप इकाइयों में बांट दिए, यानी कि ये पहली हमारी इकाई है। इकाई का मतलब यूनिट होता है, यूनिट का मतलब समूह होता है ना। तो इसी के तरीके से हमने समूह को लिया, समूह में से भी बहुत ज़्यादा संख्या थी तो हमने उसमें से भी उप समूह बनाए, यानी कि थोड़े से लोगों को लिया उसमें से, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिदर्शन करते, सैम्पलिंग करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो राजनीतिक ढंग से जहाँ पर राजनीतिक रूप से अगर देखिए किसी का हमें कुछ व्यू चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, उनके मत चाहिए, उनकी विचारधाराएं जाननी होती, तो इस तरीके से हम करते हैं ना। और फिर देखिए कोई जनजाति होती है, आपको पता होगा, मैं यहाँ पर बता दूँ, आपके वहाँ आपको पता होगा कि गांव होता है, तो गांव में क्या होते हैं कि सभी जाति के, एक ही जाति के लोग नहीं रहते हैं ना। तो कुछ जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो कुछ जाति के लोग यहाँ पर रहते होंगे, तो कुछ जाति के लोग यहाँ पर, कुछ जाति के लोग यहाँ पर, कुछ जाति के लोग यहाँ पर, इस तरीके से गाँव में रहते होते हैं ना। सभी जाति के लोग अपने समूह में, अपनी एक क्षेत्र में रहते होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर किसी जाति वाले रहते हैं, ओके, तो यहाँ पर उनका पूरा क्षेत्र होता है, उनका एरिया होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, दूसरी जाति के लोग रहते होंगे तो उनका यहाँ पर ये पूरा एरिया होता है। फिर यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर कोई और जाति वाले लोग रहते होंगे तो उनका भी यहाँ पर क्या होगा, एरिया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से जो जाति, यहाँ पर जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उनमें से हम रैंडमली लोगों को ले लेंगे और उन पर हम क्या करेंगे, उन पर हम रिसर्च करेंगे। तो उसी को हम एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग बड़े जनसंख्या के अध्ययन या बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन में काफ़ी लाभदायक एवं सुविधाजनक सिद्ध हुआ है। ठीक है, जब हमें भौगोलिक क्षेत्र में अध्ययन करना होता है या फिर हमारी जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, विस्तार बहुत फैला हुआ होता है। जनसंख्या ज़्यादा का मतलब होता है कि जहाँ पर विस्तार बहुत फैला हुआ होता है, जो जनसंख्या होती है वो बिखरी बिखरी हुई होती है, तो बहुत विस्तार में फैली हुई होती है। तो वहाँ पर अगर हमें रिसर्च करना होता है तो हमें यहाँ पर ये जो हमारा एरिया क्लस्टर सैम्पलिंग है वो हमें क्या करता है, मदद रूप होता है, यानी कि हमारे लिए वो सुविधाजनक होगा। समय, श्रम एवं धन की भी यहाँ पर क्या होती है, बचत हो जाती है। हम समूह में लोगों को चुन लेते हैं तो हमारा ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमें वहीं से समूह में ही लोग मिल जाते हैं ना। तो उन पर रिसर्च जब करने जाएंगे तो हमारा समय भी कम व्यय होगा और फिर हमारा जो धन होगा वो भी व्यय, उनका भी धन का भी व्यय कम होगा और हमारी क्या होगी, बचत भी होगी। लचीलापन का गुण होता है जो संभावित प्रतिदर्शन की अन्य विधियों में नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि कोई रिसर्चर है तो वो ये चाहता है कि प्रत्येक जो चुना गया जो क्षेत्र है उनमें से व्यक्तियों को वो क्या करेगा, सीधा चुनाव करेगा, यानी कि यहाँ पर जो क्षेत्र है तो इनमें से वो क्या करेगा, यहाँ से सीधा ही उन लोगों का चयन कर लेगा। तो यहाँ पर उसे चयन करके वो क्या करेगा, अलग अलग ग्रुपों में बांट देगा, है ना। तो इस तरीके से भी मान लीजिए यहाँ पर कुछ मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लो क्लास के लोग रहते हैं, यहाँ पर वो हाई क्लास के लोग रहते हैं। तो रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, यहाँ से थोड़े से रैंडमली विधि का यूज़ करके यहाँ से थोड़े से लोग ले लेंगे, मिडिल क्लास में से थोड़े से लोग ले लेगा और फिर लो क्लास में से क्या करेगा, थोड़े से लोगों को ले लेगा और उसे क्या करेगा, स्तरों में विभाजित कर देगा, यानी कि उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर वाले लोग
लोगों में उसे स्तरीकृत कर देगा। तो यहाँ पर वो स्ट्रेटेजिक रैंडम सैंपल जो होता है हमारा, जो स्तरीकृत रैंडम सैम्पलिंग होता है, उसमें उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकता है। तो इतनी लचीलापन यहाँ पर हमें दिखने को मिलता है। जो अन्य जो विधियाँ हैं हमारी प्रोबेबिलिटी की, उसमें ये लचीलापन कहीं भी इसके अलावा दिखा नहीं जाता है। ओके, चलिए। चयन किए गए व्यक्तियों के गुच्छ की विशेषताओं को जानना आसान होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लोगों का हम चयन करते हैं, उन लोगों के जो गुच्छ होता है, उनका जो समूह होता है, उन समूहों की जो विशेषता होती है उसे जानने के लिए हमें उसकी विशेषताओं को जानने के लिए हमें आसानी वहाँ से मिल जाती है, क्योंकि वो लोग समूह में ही मिल जाते हैं। तो समूह में जब मिलते हैं तो उनकी विशेषताओं के बारे में आसानी से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये उसके लाभ थे। क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन, जिसे हम एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं, तो उसके ये कुछ फ़ायदे थे। अब देखिए, जिसके भी फ़ायदे होते हैं तो उनके कुछ ना कुछ नुकसान भी थोड़ा सा होता है। तो देखते हैं इसके नुकसान क्या है। तो इसमें गुच्छ या क्षेत्र का आकार बराबर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। देखिए, यहाँ पर हमने ये पर्वतीय विस्तार है, तो पर्वतीय विस्तार में से हमने थोड़े थोड़े से ग्रुपों को हमने ले लिया, तो हमें यहाँ पता नहीं होगा कि इस ग्रुप में मान लीजिए यहाँ पर हमें 10 व्यक्ति मिले तो यहाँ पर 10 ही मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमें 15 भी मिल सकते हैं, यहाँ पर हमें 25 भी मिल सकते हैं, यहाँ पर हमें 5 भी मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी हम जो क्षेत्र या गुच्छ का जो हम चयन करते हैं, उसमें क्या होता है कि आकार बराबर होगा कि नहीं, उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। यानी कि हमें बराबर आंकड़े नहीं मिलते। लोग हमें वहाँ पर मान लीजिए कहीं 5 मिलते, कहीं 10 मिलते, तो वो आंकड़े जो मिले वो हमें बराबर नहीं मिले। ओके, कुछ में थोड़े से मिलेंगे तो कुछ में क्या होगी, ज़्यादा मिलेंगे। इस प्रतिदर्शन में प्रतिदर्शन त्रुटि अधिक होती है। यहाँ पर क्या होता है, प्रतिदर्शन सैम्पलिंग एरर जो आती है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। किसी एक क्षेत्र या गुच्छ में सम्मिलित व्यक्ति अन्य दूसरे गुच्छ से पूर्णतः स्वतंत्र होगा। देखिए, यहाँ पर ये भी गारंटी नहीं होती है कि जो भी क्षेत्र या गुच्छ में जो व्यक्ति सम्मिलित है वो अन्य जो क्षेत्र है या फिर अन्य जो समूह है उसके साथ स्वतंत्र है, अलग है, इसकी हमें कोई गारंटी नहीं मिलती। मान लीजिए कि हमने आज ये हमारा जो पर्वतीय विस्तार है, ओके, तो यहाँ से हमने थोड़े से लोगों का चुनाव किया। ओके, इस तरीके से ये समूह यहाँ पर बिखरे हुए रहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से आज मैंने यहाँ पर रिसर्च किया, यहाँ पर से रिसर्च करके क्या किया, यहाँ पर रिसर्च करके हमने थोड़ा सा डाटा कलेक्ट किया, है ना। तो ये डाटा हमने इस ग्रुप में से किया। अब क्या होता है कि यहाँ पर बिखरी हुई जनजाति होती है, तो मान लीजिए यहाँ पर उनको कोई रोजगारी नहीं मिलती है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर स्थानांतर कर देंगे। तब देखिए, यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं, यहाँ पर हमने उस पर रिसर्च किया था। अब क्या होगा, दूसरा रिसर्चर होगा यहाँ पर, तो वो यहाँ से आएगा और यहाँ का जो क्षेत्र होता है उसका भी वो क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा। यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी किया ही था, अब वही व्यक्ति यहाँ पर चला जाता है, तो उस पर दूसरा रिसर्चर भी क्या करेगा, रिसर्च करेगा, इसी तरीके का। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो लोग होगा वो दोनों यहाँ से दोनों स्वतंत्र है क्षेत्र में, वो हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ का व्यक्ति जो यहाँ था वो व्यक्ति यहाँ पर स्थानांतरित हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर तो उस पर रिसर्च हुआ ही हुआ है, तो वो उसका रिसर्च यहाँ पर दूसरी बार हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी आंकड़े जो मिलने चाहिए वो आंकड़े हमें सही नहीं मिल सकते। ओके, यानी कि यहाँ पर मिथ्यापन आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये उसके क्या हुए, गैर लाभ हुए, यानी कि इसके गैर फायदे भी है। यानी कि एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग के जितने फ़ायदे हैं उतने उसके नुकसान भी है। इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि यहाँ पर जो भी सैम्पलिंग किया जाता है वो समूहों में किया जाता है। किस में किया जाता है, समूहों में किया जाता है। अगर समूह बड़ा है तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें से थोड़े से लोगों को फिर से लिया जाएगा। ओके, यानी कि इकाइयों और उप इकाइयों का यहाँ पर चयन होता है। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि उप इकाइयों और उप इकाइयों में कौन सी संभावना की जो सैम्पलिंग प्रतिदर्शन की जो विधि है
उसका यूज़ होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर बनना चाहिए एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।